हमारे साथ ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है आइंदा इससे बच सके। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जेस्चर उनकी तरफ से, उन्होंने ख़ुद कहा कि आपका पैसा इस्तेमाल हुआ था, हमने कोई पैसा नहीं लगाया था सुपर 7 की डिस्कशन में, हमने उससे जो इल्म हासिल किया उसकी बुनियाद पर हम आपको अपने साथ मिलाकर एक नए जहाज़ के बारे में सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। इस तरह उस सुपर 7 का आगाज़ हुआ जो कि हमने कोशिश की थी F7 को कन्वर्ट करने की, नहीं हुआ, नाम हमने सुपर 7 ही रखा प्रोजेक्ट का और हम आगे चल पड़े। ये सर कब की बात है? ये 90 की दहाई के दरमियानी हिस्से की बात है। और आप भी इसमें शामिल हैं? नहीं, उस वक्त मैं शामिल नहीं हूँ। इनिशियल अभी नहीं, मैं बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। अच्छा। जो टीम थी वो और थी। अच्छा। जो उसके CPD भी और थे, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और वो टीम जो थी वो उस डिस्कशन के बाद वो टीम भी ख़त्म हो गई। अब क़यादत ने जब ये बात की तो एक नए CPD जो हैं उनका इंतखाब किया गया, 2 स्टार चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और उसका सुपर 7 PMO अब बना। पहले तो सेबर 2 के नाम से, आप सुपरसोनिक बन गया, अब ये सुपर 7 के नाम से प्रोजेक्ट बना कि अब हम सुपर 7 जहाज़ बनाएंगे। इसी तरह के F7 की एक सुपर फॉर्म होगी, मगर चूंकि F7 को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, एक नया जहाज़ बनेगा। कम से कम एक नए जहाज़ का आइडिया बना सुपर 7 के नाम से, और एक प्रोजेक्ट बना दिया गया, और उस प्रोजेक्ट के एक चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए और एक टीम बन गई। उसने अपना काम शुरू कर दिया और चीनी जो है वो हमारे साथ मिल गए। अब हमने बेसिक चीज़ें इसकी आपस में डिस्कशन शुरू कर दी, और इसी दौरान अगले जो 5 साल हैं, या आप समझ लें 1994 से लेकर 1999 तक, ये जो 5 साल हैं ये इसी बहस में कि अब हमें कैसे चलना है, क्या बनाना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये एक बहुत लंबी बहस होती है ना, कि पाकिस्तान से पहले समझा जाए कि आप करना क्या चाहते हैं, चाहिए आपको क्या, फिर वो ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो एक सिलसिला इस प्रोजेक्ट का, आपस की जो बहस है चीन और पाकिस्तान, ये शुरू होगी। उनकी तरफ भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बन गया, एक हमारी तरफ भी बन गया। तो यूँ हमने मामला ये शुरू किया, मगर ये मामला तय जो कर रहे थे वो इस तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स थी और दूसरी तरफ चाइनीज़ एयरफोर्स नहीं थी। उधर इंजीनियर्स, उधर यूनिफॉर्म वाले लोग नहीं थे। वो एक प्योर, आप यूँ समझें कि सिविलियन थे, और एक तरह से कमर्शियल एक्टिविटी और जो बिजनेस माइंडेड लोग थे, उनका जो टारगेट था वो बिजनेस था, हमारा टारगेट था ऑपरेशन, अचीवमेंट थी। हाँ। तो आप देखें कि कितना बड़ा गैप है। हम ऑपरेशंस की बात करते थे, वो उन्हें समझ नहीं आती थी, वो बिजनेस की बात करते थे कि जल्दी चलो, इसको लेके चलो, बस बन जाएगा, कर लेंगे, जो बनता है वो बना लो, बाकी बाद में देखेंगे क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होने लग गई ये जो हमारी टीम्स हैं, मगर कॉम्बिनेशन ये वाली बनी। फिर इसी दौरान वो जो CPD थे वो उनको बदल दिया गया, एक चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और आ गए इसी प्रोजेक्ट की। अभी बहस चल रही है, आपस में बातचीत हो रही है, फाइलें भरी जा रही हैं, और बहुत सारा काम बातचीत में आना जाना एक दूसरे के साथ जारी है। तो एक नए चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गया, ये दूसरे चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इस प्रोजेक्ट के। तो उस वक्त जब ये दूसरे चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने तो मैं एयर कमोडोर की हैसियत से सर्विस में था। उन्हें इस बात का ख्याल आया कि जी मेरे प्रोजेक्ट में इस शख्स को ऑपरेशंस के मेंबर के तौर पे हम शामिल करेंगे। उन्होंने मुझे इसमें शामिल कर लिया। तो यूँ मैं एक डेप्टी चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, 3 डेप्टीज थे उस वक़्त, एक एयर फ्रेम का, चूँकि एयर फ्रेम बनाने से जिसका ताल्लुक़ होता है इंजीनियर बेसिकली, और एक एवियोनिक्स का, एवियोनिक्स से मुराद इलेक्ट्रॉनिक्स आप कह लीजिए, और एक फिर ऑपरेशंस। ये 3 ही पार्ट्स होते हैं ऑपरेशन से। फिर आप एक एयर फ्रेम हो गया, हार्डवेयर जिसको आप समझ लें, और एक एवियोनिक्स जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक से, एवियोनिक्स से है, और मैं तीसरा ऑपरेशंस के। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो ऑपरेशनल वैल्यू है इस प्लेटफॉर्म की वो क्या होगी, वो एक ऑपरेशंस वाले आदमी का काम होता है। हम तीनों एयर कमोडोर्स थे, और जो हमारे चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो एक 2 स्टार थे। इस तरह की टीम जो है कॉम्बिनेशन बन गया, वो कॉम्बिनेशन बन गई, और मैं इसमें शामिल हो गया एज डिप्टी चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और ये सुपर 7 की कहानी जो है ये चल रही है। तो मैं इसमें उस स्टेज पे शामिल हुआ। ये 90 की दहाई ख़त्म होने से
आप यूँ समझ लें कि 1998-99 की बात है। लिहाजा मुझे समझ आनी शुरू हो गई कि हम क्या करने जा रहे हैं और जो टीम है ये क्या कर रही है, चीनी क्या कह रहे हैं, हम उनसे क्या कह रहे हैं, वो हमसे क्या कह रहे हैं। अब इसी दौरान वो जो हमारे चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनको एक और अपॉइंटमेंट मिल गई एयर हेडक्वार्टर में, जिसको DCS ऑपरेशंस कहते हैं, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन। ठीक। बहुत बड़े आदमी, बहुत लायक आदमी, तो उनको ऑपरेशंस में लगा दिया गया और यूं वो चेंज हुए और एक और चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPD आ गया। अब ये तीसरे CPD हैं जो कि सुपर 7 ही की रेस में अब हम आगे चल रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। और इसी के साथ वक्त ये आया कि मुझे मेरी भी एक अपॉइंटमेंट थी जो ड्यू थी और मैंने उसके लिए जाना था। उसको हम एयर कमोडोर के लेवल पे बेस कमांडर की अपॉइंटमेंट कहते हैं और वो आपके अगले कैरियर के लिए 2 स्टार 3 स्टार के लिए बेहद ज़रूरी है और अगर आप वो काम ना करें तो आप 2 स्टार बन ही नहीं सकते। जब वो वक्त आया तो तब तक मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई 2 साल गुजर चुके थे। तो एक CPD मेरे सामने यानी बदले और अगले CPD आ गए, चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और एक आपसे पहले बदले हुए। और मेरी ज़रूरत आ गई कि जी मैंने एक अपॉइंटमेंट करनी है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट में मैं आगे नहीं चल सकता। मुझे हालांकि मैंने बहुत काम उस वक्त तक किया था, तो ज़रूरत तो इसी बात की थी कि जी मैं उस प्रोजेक्ट में आगे चलूँ, कंटिन्यू करता, मगर मुझे उस काम के लिए वहाँ से निकाल लिया गया और मैं एक बेस कमांडर बनकर कामरा चला गया। ठीक। कामरा में हमारी एक बेस है मिन्हास, बिल्कुल, मुझे वहाँ का बेस कमांडर बना के वहाँ भेज दिया गया। तो ये कहानी सुपर 7 की है। उस वक्त तक जब मैं डिप्टी चीफ प्रोजेक्ट था और डिप्टी चीफ के बाद फिर मैं बेस कमांडर बन के चला गया। अब अगला फेज है। ये ठीक है कि मैं डिटेल में लेकर इस मामले को बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, डिटेल में हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो फेज़ है, जब मैं बेस कमांडर बन के चला गया, मेरे जहन में ये जो सुपर 7 था ये हर वक्त ज़िंदा था कि ये काम करते हुए बड़ी ही दिलचस्प किस्म की चीज़, तजर्बात थे। चीनियों के साथ सारा होता था, चीन जाना, उनका इधर आना, हमारी आपस में बातचीत। तो आप यकीन करें कि मेरा दिमाग आधा वक्त वो सुपर 7 सोचता था और जो मेरा बेस कमांडर का काम था, जो कि बहुत ही ज़रूरी और बड़ी जिम्मेदारी का काम, पूरी बेस आपने चलानी होती है और उसमें सारे महकमे हैं, फ्लाइंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मतलब हर तरह के काम है। तो वो सारे कामों में बेस कमांडर का बड़ा रोल होता है। फिर मैं अपने आप को झटकता था कि अब सुपर 7 को एक मरतबा जहन से निकालो, अब बेस चलाओ। बहरहाल मेरा सुपर 7 के जो लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट भी था और मैं पूछता भी रहता था कि सुपर 7 पर क्या कुछ हो रहा है। हुआ ये कि जो तीसरे CPD थे हमारे, उस वक़्त उनके जहन में शायद कोई ऐसी बात समा गई कि चीनी हमारा काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही अजीब सा सिलसिला हुआ कि जी जो जहाज़ हम चाहते हैं वो नहीं बना सकते। उनकी अपनी बैकग्राउंड ज़्यादातर वेस्टर्न थी, उनकी अपनी बैकग्राउंड, वो भी F-16 में भी रह चुके थे और उनका जहन इस चीज़ को मानता नहीं था कि जो हम बनाना चाहते हैं ये चीनी बना सकते हैं। इनकी अपनी बैकग्राउंड ऐसी है नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वो तो पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे और एक जहाज़ जिसको हम हाई टेक 4th जनरेशन जहाज़, F-16 के पल्ले का जहाज़, हम पल्ला बल्कि उससे भी बेहतर ये नहीं बना सकते। उनके जहन में ये बात बैठ गई। ठीक। अब ये चीज़ें जब मुझ तक पहुंचती थी तो मैं इस पर बड़ा अफसोस का इजहार करता था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हमारे साथ कौन है जो आइंदा हमें इस समत में लेकर चलेगा। मेरा जहन ये नहीं मानता था कि जी हम ये मौका जो चीनी दोस्तों के साथ मिला है इसको हम गंवाया, इसको आगे कंटिन्यू। मैं कोशिश करता था कि मैं ये बात वहाँ तक पहुँचाऊँ, मगर मैं तो अब वहाँ नहीं था। तो बाहर बैठकर किसी को बताने की कोशिश करना, इसको अलग अमल है, इसको इंटरफेरेंस भी कहा जा सकता है। अब इसी दौरान मैं जब कामरा में मिन्हास बेस कमांड कर रहा था तो वहाँ जो फैक्ट्री है कामरा में, आपको पता नहीं एविएशन फैक्ट्री है, उसका सारा सिलसिला जो है चेयरमैन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, PAC उसको हम कहते थे। और ये एक प्योरली वो जगह थी जहाँ पे जहाज़ों के ओवरऑल होते हैं। ठीक। मुख्तलिफ जहाज़, उनका शेड्यूल, जहाँ भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ बेसिस पे जहाज़ ऑपरेट करते हैं, जहाँ उनकी वो शेड्यूल बन जाता है उनका ओवरहॉलिंग वगैरह का, वो जहाज़ फिर इस फैक्ट्री में लाए जाते हैं। यहाँ इनकी ओवरहॉलिंग होती है और फिर जहाज़ वो वापस बेसिस को दिए जाते हैं। ठीक।
तो वहाँ जो चेयरमैन था वो 2 स्टार एयर चीफ मार्शल बाद में वो बने मुसफ़ अली मीर थे। ठीक। ये वो साहब थे कि जो मेरे एकेडमी में उस्ताद रह चुके थे। ठीक। मेरी फ्लाइंग का सारा टेन्योर वो इनके साथ था, मैं उनका शागिर्द था। और जब ये वहाँ बैठे एज चेयरमैन पीएसी कामरा, तो हमारी बेस चूँकि कोलोकेटेड है उसके साथ, तो मैं बेस कमांडर के तौर पे मैं बेस भी रन कर रहा था और उनके साथ चूँकि मेरा एक पुराना ताल्लुक़ था, तो मैं उनके पास जाके काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया करता था कि ये हमारी क्या अप्रोच है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जी चीनी ये काम नहीं कर सकते, लिहाजा हम इस प्रोजेक्ट में से निकलने जा रहे हैं। तो मैं एक तरह से एतराज़ उनके सामने करता था कि ये कैसे हम ये इस तरह का फ़ैसला करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अपने नहीं आप जो है ना बिल्कुल, मैं बेस कमांडर की हैसियत से इस पर कुड़ता था और मैं कहता था ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 साल में सारे मामले देख आया था। मुझे पता था कि चीनी क्या कर सकते हैं, हम क्या करना हमें चाहिए। जो अप्रोच थी इस वक्त मैं उससे खुश नहीं था, और इस अप्रोच में फिर मैं और तो कहीं ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। एयर चीफ मार्शल मुसफ़ उस वक्त तो एयर वाइस मार्शल थे, तो मैं उनसे मिलने जाना, चाय वाय पीने, वो भी मेरे पास आते थे, मैं जाता था। तो यही सुपर 7 हमारा सब्जेक्ट होता था। अब उनको भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, वो कौन सा उस प्रोजेक्ट में रह चुके थे, और उस वक़्त उन्हें भी कोई यकीन नहीं था कि वो अगला रैंक भी उनको मिलेगा या वो एयर चीफ मार्शल बनेंगे। वो कोई बनेंगे भी नहीं, ये भी नहीं पता था। इधर ये भी होता है। वो भी एक इस तरह का कश्मकश का शिकार थे, और वो कहते थे मैं तो खुद देखो किधर बैठा हुआ हूँ, मुझे तो एयर हेडक्वार्टर में होना चाहिए